दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे द रेस्टोरेशन एज का। दोस्तों लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे नियो क्लासिकल एज। दोस्तों नियो क्लासिकल एज को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन और ट्रांजिशनल पीरियड, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्टोरेशन एज। और दोस्तों इस एज का जो सबसे महत्वपूर्ण राइटर है, पोएट है, जिनका नाम है ड्राइडन। इसलिए दोस्तों इस एज को हम द एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यही दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ दिस एज, इस एज के सबसे महत्वपूर्ण राइटर थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ का हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। दोस्तों यदि हम बात करें रेस्टोरेशन एज की टाइमिंग की, तो यह शुरू होता है 1660 से और दोस्तों इसकी समाप्ति होती है 17th सेंचुरी में। द रेस्टोरेशन एज रिफर्स to the period in England history and literature from 1660 to 17th century। दोस्तों यदि हम बात करें रेस्टोरेशन की, तो यह इंग्लिश साहित्य या इतिहास में 1660 से शुरू होता है और 1700 ईस्वी तक चलता है। मार्किंग द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की विथ किंग चार्ल्स द सेकेंड आफ्टर द प्यूरिटन रूल। दोस्तों जो ओलिवर क्रोमवेल का शासन था, प्यूरिटन एज था, उसके बाद जब एक बार फिर से मोनार्की का रिस्टोरेशन होता है, फिर से रिस्टोर किया जाता है वहाँ पे किंग चार्ल्स द सेकेंड के द्वारा, तब उस एज को दोस्तों हम रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन। इसे द एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जॉन ड्राइडन वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ दिस एरा, क्योंकि इस युग के सबसे प्रभावशाली लेखक थे जॉन ड्राइडन। द मोनार्की वाज रीएस्टोर्ड। मोनार्की को फिर से वहाँ पे स्थापित किया जाता, ब्रिंगिंग फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश कल्चर। और इंग्लिश साहित्य संस्कृति पे फ्रेंच का प्रभाव दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि किंग चार्ल्स दी सेकेंड जो थे दोस्तों फ्रांस में ही थे, और फिर वहाँ से इनको बुलाया जाता है, तो अपने साथ वहाँ के रीति रिवाज को लेकर आते हैं। स्पेशली इन फैशन, ड्रामा एंड लिटरेचर। आपको रचना में भी, साहित्य में भी दिखाई देगा फ्रेंच का प्रभाव। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है कि जो आपका ड्रामा है, इसको कब बैन किया गया था और फिर से इसको रीओपन कब किया गया? दोस्तों यदि पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी सेशन में आगे इन दोनों ही प्रश्नों का आपको मिलेगा जवाब। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस एज का। The restoration period began in 1660 with the return of King Charles II to the English throne after the collapse of Oliver Cromwell's Puritan rule। दोस्तों ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद, उनकी जो शासन है, उसके बाद जब फिर से चार्ल्स दी सेकेंड जो एक मोनार्क होते हैं, जब वो राजा बनते हैं, इंग्लैंड के गद्दी पे आते हैं, तो वहाँ से दोस्तों रेस्टोरेशन एज की होती है शुरुआत। इट मार्क्ड द एंड ऑफ कॉमनवेल्थ पीरियड, और यह कॉमनवेल्थ पीरियड की समाप्ति का बोध कराता है। एंड द रीओपनिंग ऑफ थिएटर्स, और फिर से दोस्तों थिएटर्स शुरू हो जाते हैं विच वेयर प्रीवियसली क्लोज बाय द प्यूरिटन्स। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले जो ड्रामा को बैन किया गया था, थिएटर को बैन किया गया था 1642 में बैन किया गया था। किसके द्वारा? प्यूरिटन्स के द्वारा। लेकिन जैसे ही चार्ल्स दी सेकेंड इंग्लैंड के गद्दी पे आते हैं 1660 में, 1660 में, तो दोस्तों जो थिएटर्स है ना, फिर से उन्हें रीओपन कर दिया जाता है। तो कोई पूछे कि ड्रामा पे बैन कब लगाया गया, थिएटर्स पे, तो 1642 में। किसके द्वारा? तो बाय द प्यूरिटन्स के द्वारा। और फिर रीओपन होता है 1660 में चार्ल्स दी सेकेंड के द्वारा, जब रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत होती है। तो दोस्तों ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। द एरा वाज नॉन फॉर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये जो एरा था ना, राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी उथल पुथल वाला था। द ग्रेट प्लेग, इसी में प्लेग भी दोस्तों आ जाता है 1665 में। एंड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666, और उसी समय आग लग जाती है दोस्तों लंदन में, जिसको द ग्रेट फायर के नाम से जाना जाता है। तो कब आग लगती है? 1666 में। द राइज ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग वाज इन्फ्लुएंस बाय फिगर्स लाइक सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन दोस्तों इसी समय आते हैं और वो खोज करते हैं बहुत से वैज्ञानिक रहस्यों का। इंस्टीट्यूशंस लाइक द रॉयल सोसाइटी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों
जिसलिए हम इस एज को पढ़ रहे हैं, हमको जानना है इसका जो लिटरेरी ट्रेंड्स है और इसके जो मेजर राइटर्स हैं उनके बारे में ही नॉलेज जो हम गेन करेंगे वही परीक्षा में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और ऐसे हम लोग जो इतिहास को समझ रहे हैं इससे ना थोड़ा सा चीज़ों को कोरिलेट करके समझने में मदद मिलती है, इसलिए कुछ बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी होता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पोइट्री की। पोइट्री इस एज में कैसा था? तो रेस्टोरेशन पोइट्री वाज शिफ्ट फ्रॉम मेटाफिजिकल पोइट्री टू रियलिज्म। दोस्तों इसके पहले वाले पीरियड्स में आप देख रहे थे कि जो पोइट्री का मैटर था वो मेटाफिजिकल पोएट्स थे और उसमें लव, डेथ, इमोशंस की थीम बेस आधारित कविताएं लिखी जाती थी। लेकिन इस चीज़ से ये जो टाइम पीरियड है इसकी रचनाएं शिफ्ट हो जाती है और रियलिज्म पे आ जाती है, वास्तविकता पे आ जाती है। सटायर इसमें दोस्तों आपको दिखाई देंगे एंड विट इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और रीजन तर्क पे आधारित है, जो समाज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको एक्सप्रेस करेंगे। साइंटिफिक प्रोग्रेस, और आपको कविताओं में जो उस समय इंग्लैंड में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डेवलपमेंट हो रही थी उसकी भी झलक दिखाई देंगी। एंड चेंजिंग सोशल वैल्यूज ऑफ द टाइम, और जो समय के साथ जो सामाजिक मापदंड में मूल्यों में बदलाव आ रही थी उनका भी आपको दोस्तों प्रतिबिंब दिखाई देगा कविताओं में। जॉन ड्राइडन डोमिनेटेड द पीरियड, और कवि के रूप में जॉन ड्राइडन सबसे बड़ा नाम है। एंड सटायरिकल पोइट्री बिकम अ मेजर फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन, और दोस्तों इस समय जो आपको पोएटिक फॉर्म दिखाई देगा ना, सटायरिकल पोइट्री का यहाँ पे दोस्तों शुरुआत होती है। पोइट्री वाज प्राइमरली रिटन इन हीरोइक कॉपलेट्स, और याद रखिए दोस्तों इस पीरियड में जो कविताएं लिखी गई ना उसको हीरोइक कॉपलेट्स में लिखा गया। दोस्तों हीरोइक कॉपलेट्स को जॉन ड्राइडन ने काफ़ी फेमस कर दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जॉन ड्राइडन से संबंधित हम आपको पिछले सेशन में कुछ बताए थे कि जॉन ड्राइडन जो थे ना फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट्स थे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट्स थे और इनको नियुक्त कौन किया था? चार्ल्स II ने किया था। तो दोस्तों अब बस आपको इतना ही बताना है कि यह फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट्स कब बने थे। तो चलिए दोस्तों हम इस सेशन में अब रेस्टोरेशन पोएट्री के कुछ की एलिमेंट्स, की फीचर्स की बात करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, पोएट्री वाज प्राइमरली रिटन इन हीरोइक कपलेट, पेयर ऑफ राइमिंग लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर्स। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका हीरोइक कपलेट्स का पेयर ऑफ राइमिंग लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर्स। जॉन ड्राइडन परफेक्टेड दिस स्टाइल, हीरोइक कपलेट को ये काफ़ी परफेक्ट किए। इन्फ्लुएंसिंग लेटर पोएट्स लाइक अलेक्जेंडर पोप, और बाद वाले कवि अलेक्जेंडर पोप को काफ़ी प्रभावित किए, अर्थात अलेक्जेंडर पोप भी अपनी कविताओं की रचना के लिए हीरोइक कपलेट का ही प्रयोग करते थे। पोएट ऑफन रोट शार्प सटायर्स टारगेटिंग पॉलिटिकल लीडर्स। दोस्तों जो कवि होते थे ना वह बहुत टारगेट करते थे राजनीतिक नेताओं को, सोसाइटी समाज में प्रचलित चीज़ों को, एंड मोरल करप्शन, और जो मोरल करप्शंस होते थे उस पर डायरेक्ट टारगेट करते थे कवि। एग्जाम्पल्स के लिए दोस्तों ड्राइडेंस का एबोसलम एंड अचीटोफेल याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि ये जो पोएम है एबोसलम एंड अचीटोफेल, इसके रचनाकार हैं जॉन ड्राइडन और इसको हीरोइक कपलेट में लिखा गया था। और ये क्या है दोस्तों? अ पॉलिटिकल सटायर अबाउट चार्ल्स II। तो नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, यह एक पॉलिटिकल सटायर है चार्ल्स II के बारे में। और इस कविता का क्या नाम है? एबोसलम एंड अचीटोफेल, रचनाकार जॉन ड्राइडन। सम पोएट्स यूज मॉक इपिक पोएट्री टू ह्यूमरसली क्रिटिसाइज पीपल। कुछ कवि ऐसे भी थे जो किसी की आलोचना करने के लिए मॉक इपिक पोएट्री का प्रयोग करते थे। इसमें दोस्तों जो नाम आएगा बटलर्स, और बटलर्स की एक पोएम है हुडीब्रास। याद रखिए दोस्तों हुडीब्रास के रचनाकार कौन है? बटलर है। और यह क्या है? एक सटायरिकल अटैक है ऑन प्यूरिटिज्म। प्यूरिटिज्म पे एक हमला था, सटायर था, व्यंग था। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर और सेंड करिएगा दोस्तों आगे जो हम बात करेंगे मोरल एंड डायडेटिक टोन। अगर हम इसके टोन की बात करें कविताओं की तो काफ़ी नए शिक्षाप्रद होते थे, डायडेटिक होते थे। सम पोएट्री कैरिड फिलोसफिकल एंड मोरल मैसेज
टीचिंग लेसन्स अबाउट लाइफ एंड गवर्नेंस। बहुत कविताएं में आपको शिक्षाप्रद बातें ज़्यादा मिलेंगी। इसमें ड्रैडेंस का एनस मेराबिल्स, दोस्तों इस पोएम का नाम याद रखिएगा, एनस मेराबिलिज डिस्क्राइब द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। और इसमें आपको क्या मिलेगा, लंदन की जो ग्रेट फायर हुई थी 1666 में, उसके बारे में आपको मिलेगा। एज अ पार्ट ऑफ डिवाइन डेस्टिनी, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल राइटर्स, इनकी प्रभाव क्या थी। पोएट्स वेर इंस्पायर्ड बाय होरास। अब दोस्तों इस समय के जो कवि थे ना, होरास, जुवेनिल एंड वर्जिल से काफ़ी प्रभावित थे। रिवाइविंग क्लासिकल आइडियल्स ऑफ हार्मोनी एंड डेकोरम। दोस्तों ये लोग कॉपी करते थे, इमिटेशन करते थे इन राइटर्स की, लेकिन सही ढंग से ये लोग इमिटेट नहीं कर पाए, असफल हुए। इसीलिए इन्हें स्यूडो क्लासिक्स के नाम से भी जाना जाता है या फेक क्लासिक्स के नाम से भी जाना जाता है। नियो क्लासिकल पीरियड को याद रखिएगा दोस्तों। इमर्जेंस ऑफ फीमेल पोएट्स, दोस्तों फीमेल पोएट्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, जैसे एफ्रा बेन, वुमेन लाइक एफ्रा बेन स्टार्टेड पब्लिशिंग पोएट्री। दोस्तों एक फीमेल राइटर आती हैं जिनका नाम है एफ्रा बेन, ये रचना करने लगती हैं कविता की। ऑफन चैलेंजिंग जेंडर रोल्स एंड एक्सप्रेसिंग पर्सनल इमोशंस, हमेशा अपने व्यक्तिगत भावों को व्यक्त करती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक फीमेल राइटर आती है जिनका नाम याद रखिएगा इस एज की। दोस्तों अब हम जानेंगे मेजर पोएट्स एंड देयर वर्क्स। अब कुछ खास राइटर्स होंगे और उनकी रचनाएं होंगी। तो दोस्तों आपकी परीक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना, वो वर्क्स और उनके राइटर्स को पूछता है, और कहीं कहीं पब्लिकेशन भी पूछेगा। तो कोशिश करिए जो भी राइटर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इनके महत्वपूर्ण रचनाओं का आप नाम याद कर लें, और वो किस पे आधारित है, वो कविता है कि ड्रामा है कि नॉन फिक्शन का पार्ट है। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जॉन ड्रैडन के, जो इस एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं, द फादर ऑफ रेस्टोरेशन पोएट्री। तो दोस्तों याद रखें, रेस्टोरेशन पोएट्री के फादर के रूप में हम जॉन ड्रैडन को जानते हैं। स्टाइल की बात करें लिखने की इनकी, तो ये सटायरिकल, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल पोएट्री लिखते थे। किस शैली में, इन हीरोइक कपलेट में लिखते थे। मेजर वर्क्स एबोसलोम एंड एचिटोफेल, मैक फ्लेक्नो और एनस मेराबिलिस, ये दोस्तों इनकी पोएम है। ये तीन कविता का नाम याद रखिएगा। पहला है एबोसलोम एंड एचिटोफेल। दोस्तों ये क्या है, अ पॉलिटिकल सटायर अबाउट चार्ल्स द सेकंड्स रूल। चार्ल्स द सेकंड के जो रूल्स है उसी के बारे में इसको लिखा गया है। एक पॉलिटिकल सटायर है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। मैक फ्लेक्नो की बात करें तो यह एक मॉक इपिक पोएम है। दोस्तों ये जो याद रखिएगा, मैक फ्लेक्नो क्या है, एक मॉक इपिक पोएम है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। रिडिकुलिंग पोएट थॉमस सैडोल, थॉमस सैडोवेल के बारे में दोस्तों ये कविता है, मॉक इपिक है। मॉक इपिक जब किसी का क्रिटिसाइज करना होता है तो राइटर मॉक इपिक पोएम का प्रयोग करता है। और किसको क्रिटिसाइज करते हैं राइटर, जॉन ड्राइडन थॉमस सैडोवेल को क्रिटिसाइज करते हैं। फिर है आपका एनस मिराबिलिज, ये क्या है दोस्तों, अ हिस्टोरिकल पोएम अबाउट ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ग्रेट फायर ऑफ लंदन के बारे में एक ऐतिहासिक कविता है दोस्तों। ये ग्रेट फायर ऑफ लंदन कब हुआ था, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ दोस्तों एक शेयर और से करिएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे सैमुअल बटलर की, ठीक है दोस्तों। ही इज नॉन फॉर हिज सटायरिकल पोएट्री डैट मॉक्ड प्यूरिटन्स एंड हिस्टोक्रेसी। दोस्तों ये सटायरिकल पोएट्री के लिए फेमस है। इनकी जो रचना है हुडी ब्रास, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। सैमुअल बटलर की एक ही फेमस पोएम है हुडी ब्रास। ये क्या है दोस्तों, अ मॉक इपिक पोएम डैट रिडिकुल्स प्यूरिटन एक्सट्रीमिज्म। दोस्तों अब हम बात करेंगे जॉन विलमॉट की, अर्ल ऑफ रोचेस्टर। ही इज नॉन फॉर हिज बोल्ड, विटी एंड ऑफन स्कैंडुलस पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। इनकी रचना है अ सटायर अगेंस्ट रीजन एंड मैनकाइंड। क्या है दोस्तों, अ क्रिटिक ऑफ ह्यूमन फुलिशनेस। तो दोस्तों ये रचना का नाम याद रखिएगा और राइटर का नाम, इतना ही बहुत है। और ऊपर वाले दोनों राइटर की रचनाएं और किस चीज़ पे आधारित है, वो मॉक इपिक है क्या है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आती हैं जो फीमेल राइटर है एफ्रा बेन, फर्स्ट फीमेल पोएट ऑफ रेस्टोरेशन एज। दोस्तों यदि पूछा जाए परीक्षा में कि फर्स्ट फीमेल पोएट कौन है रेस्टोरेशन एज की, तो एफ्रा बेन है। शी वाज एन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, fiction writer and poet who was the first English woman known to earn their living by writing।
ये पहली ऐसी लेखिका थी जो लिखकर अपनी आजीविका चलाती थी, मतलब अपने रचनाओं को सेल करके अपनी आजीविका चलाती थी। इनकी जो मेजर वर्क्स है, द डिसअपॉइंटमेंट, अ पोएम चैलेंजिंग मेल पावर इन लव, ठीक है दोस्तों, इनकी रचना याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ड्रामा ड्यूरिंग दिस एज, दोस्तों अब हम इस एज की ड्रामा की बात करेंगे, रेस्टोरेशन ड्रामा की बात करेंगे। तो दोस्तों रेस्टोरेशन ड्रामा मार्क्ड द रिवाइवल ऑफ इंग्लिश ड्रामा आफ्टर थिएटर्स वेयर रीओपन फॉलोइंग द प्यूरिटन बैन। दोस्तों जब प्यूरिटन्स बैन कर दिए थे, जब फिर से ड्रामा फिर से थिएटर्स को शुरू किया जाता है, उसी को ये चिन्हित करता है। ड्रामा ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस एज की जो ड्रामा है, रिफ्लेक्टेड द हेडोनिस्टिक लाइफ स्टाइल, सोशल सटायर एंड पॉलिटिकल चेंजेज ऑफ द टाइम। जो हेडोनिस्टिक लाइफ स्टाइल था उस समय के लोगों को, जो सामाजिक सटायर थी, व्यंग थी, और जो राजनीतिक समय के साथ परिवर्तन थी, इसको व्यक्त करता है। रेस्टोरेशन ड्रामा वाज नॉन फॉर एक्स्ट्रावेगेंस, वीट एंड सटायर। दोस्तों एक्स्ट्रावेगेंस, वीट, सटायर काफ़ी इस चीज़ के लिए जाना जाता है रेस्टोरेशन ड्रामा। दोस्तों इसी समय आता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ट, इस समय कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ट होता है, एक नई प्रकार की ड्रामा आती है। एंड हीरोइक ट्रेजेडी इंट्रोड्यूस्ड ग्रैंड्यूर एंड पोएटिक डायलॉग्स, और इसी समय दोस्तों हीरोइक ट्रेजेडी भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्ले राइट्स लाइक विलियम कॉन्ग्रिव, बेन ड्राइडेन एंड इथर्ज सेप्ट द एराज थिएटर्स, सेटिंग द स्टेज फॉर 18th सेंचुरी ड्रामा। तो दोस्तों इसमें कुछ प्ले राइट्स के नाम जैसे आपके विलियम कॉन्ग्रिव, बेन ड्राइडेन और इथर्ज का नाम याद रखिएगा। की फीचर्स ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा, रीओपनिंग ऑफ थिएटर्स इन 1660, जब 1660 में थिएटर्स दोबारा रीओपन होते हैं। द थिएटर्स वेयर शूट डाउन ड्यूरिंग प्यूरिटन रूल, 1642 में दोस्तों क्लोज किए गए थे और 1660 में शुरू हो जाते हैं। बट रीओपन आफ्टर द किंग चार्ल्स वाज रीस्टोर्ड टू द थ्रोन। वीमेन वेयर अलाउड ऑन द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों पहली बार वीमेन्स को स्टेज पे अलाउ किया जाता है परफॉर्मिंग के लिए किसी भी प्ले को। रिप्लेसिंग मेल एक्टर्स इन फीमेल रोल्स, पहले फीमेल रोल्स को भी मेल एक्टर ही परफॉर्म करते थे, लेकिन अब फीमेल रोल के लिए फीमेल वहाँ पे स्टेज पे अलाउ हो जाती हैं। तो दोस्तों फर्स्ट फीमेल एक्टर का नाम क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी को दोस्तों कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ नॉन फॉर वीटी डायलॉग्स, यह वीटी मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण डायलॉग्स के लिए जाना जाता है। सेक्सुअल इन्यूनेंट्स एंड सटायर ऑन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, मॉक हिपोक्रेसी, मैरिज, जेंडर रोल इन इलाइट सोसाइटी, स्टॉक कैरेक्टर्स लाइक द फॉप, वेन मैन एंड द रेक चार्मिंग सेड्यूसर बिकम कॉमन। दोस्तों प्ले राइट्स की यहाँ पे बात हो रही है, की प्ले राइट्स इस एज की, तो याद रखिएगा विलियम कॉन्ग्रिव, द वे ऑफ द वर्ल्ड, इनकी एक रचना याद रखिएगा, द वे ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रा बेन, द रोवर। जॉर्ज इथर्ज, द मैन ऑफ मूड, द मैन ऑफ मूड। ये तीन राइटर्स की तीन रचनाएं हैं, जरूर आपको दोस्तों याद होनी चाहिए यदि आप अपने एग्जाम के प्रति सीरियस हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे हीरोइक ट्रेजेडी की। हीरोइक ट्रेजेडी वाज अ पॉपुलर ड्रामेटिक जेनर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एज। दोस्तों रेस्टोरेशन एज के दौरान हीरोइक ट्रेजेडी एक महत्वपूर्ण ड्रामेटिक जेनर था। इट वाज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच क्लासिक ड्रामा, इसको फ्रेंच क्लासिक ड्रामा से दोस्तों इंस्पायर्ड किया गया था, याद रखिएगा। एंड फोकस्ड ऑन ग्रैंड थीम्स ऑफ लव, ऑनर एंड ड्यूटी, और इनके जो विषय थे ना, प्रेम थे, सम्मान थे, कर्तव्य थे। द प्लेज वेयर रिटेन इन हीरोइक कपलेट्स, राइम्ड आइम्बिक पेंटामिट, एंड फीचर्ड नोबल कैरेक्टर फेसिंग मोरल डायलेमाज। जॉन ड्राइडन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी, और दोस्तों जॉन ड्राइडन को हीरोइक ट्रेजेडी के फादर के रूप में कंसिडर किया जाता है। बाय द लेट ऑफ 17th सेंचुरी ऑडियंस लॉस्ट इंटरेस्ट इन, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत तक ऑडियंस इसमें अपनी रुचि खो देते हैं। क्यों? इन एग्जरेटेड हीरोइज्म, ब्लैंक भर रिप्लेस हीरोइक कपलेट। उसके बाद क्या होता है दोस्तों,
ब्लैंक वर्स जो होता है ना वो हीरोइक कपलेट का स्थान ले लेता है, मेकिंग डायलॉग मोर नेचुरल, और जिससे जो डायलॉग होते हैं ना बहुत ज़्यादा नेचुरल हो जाते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स बिकम मोर पॉपुलर देन सीरियस ट्रेजेडी, तो जो ट्रेजेडी थे ना उनका स्थान ले लेता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा जॉन ड्रायडन को फादर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी के रूप में कंसीडर किया जाता है। की प्ले राइट्स जॉन ड्रायडन, दोस्तों जॉन ड्रायडन की मेजर वर्क्स का नाम याद रखिएगा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा कब आया था? 1670 में आया था। अ टेल ऑफ वार लव एंड ऑनर इन स्पेन, ठीक है दोस्तों, स्पेन याद रखिएगा। औरंगजेब कब आया था? 1675 में, बेस्ड ऑन इंडियन हिस्टोरी एक्सप्लोरिंग लव एंड लॉयलिटी। ऑल फॉर लव, ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी, ये क्या है दोस्तों? ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, एक ट्रेजेडी है बेस्ड ऑन एंटोनी एंड क्लीपेट्रा। थॉमस ऑटवे, अगला जो राइटर है थॉमस ऑटवे है। वेनिस प्रजर्व्ड, याद रखिए इनके प्ले का नाम वेनिस प्रजर्व्ड 1682 में आया था, याद रखिएगा दोस्तों। अ पॉलिटिकल ट्रेजेडी अबाउट कंस्पायरेसी एंड बिट्रेयल, एक पॉलिटिकल ट्रेजेडी है, और कब आया था? 1682 में आया था। रचनाकार कौन है? थॉमस ऑटवे। अगला नाम है नथनेल ली, ही रोट प्लेज अबाउट हिस्टोरिकल एंड मिथिकल हीरोज। मेजर रचना है द राइवल क्वींस, याद रखिएगा द राइवल क्वींस 1677 में आता है, और ट्रेजेडी अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है दोस्तों, जितने भी की पॉइंट्स है दोस्तों सबको मैं यहाँ पे समाहित किया हूँ आपके लिए। विलियम कंग्रीव, द वे ऑफ द वर्ल्ड क्या है दोस्तों? एक रिफाइंड रेस्टोरेशन कॉमेडी है। ठीक है दोस्तों। आफ्रा बेन, द रोअर, फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल प्ले राइट इन इंग्लैंड, याद रखिएगा दोस्तों। और जॉर्ज इथरिज, द मैन ऑफ मूड। कुछ चीज़ें दोस्तों बार बार रिपीट आपके सामने हो रही है, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्रोज एंड सटायर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एज। तो दोस्तों रेस्टोरेशन एज के समय प्रोज और सटायर की क्या डेवलपमेंट थी उसी का डिस्कशन करेंगे। तो याद रखिएगा द रेस्टोरेशन एज विटनेस्ड अ मेजर डेवलपमेंट इन इंग्लिश प्रोज एंड सटायर विद द रीओपनिंग ऑफ थिएटर्स एंड द रिटर्न ऑफ किंग चार्ल्स II। लिटरेचर एम्ब्रेस रेशनलिज्म, रियलिज्म एंड विट। दोस्तों इसके पहले वाले एज में जो आप देख रहे थे कविता का जो थीम था ना वो इमोशन था, वो लव था, डेथ था, लेकिन यहाँ पे जो कविता का विषय हो या प्रोज हो या कोई भी, वो चेंज हो जाता है। जैसे फिर से थिएटर्स को ओपन किए जाते हैं, चार्ल्स II को इंग्लैंड के राजगद्दी पे लाया जाता है, तो चीज़ें बदलती हैं। कविता का जो लिटरेचर है, जैसे यहाँ पे प्रोज की बात करें तो रेशनलिज्म हो जाता है, यथार्थवाद हो जाता है, बौद्धिक चीज़ें आ जाती है। दिस पीरियड लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न प्रोज। अब मॉडर्न प्रोज का एक न्यू पड़ जाता है पॉलिटिकल सटायर की एंड जर्नलिज्म की। सटायर फ्लोरिस्ड इन प्रोज एंड ड्रामा। सटायर है दोस्तों दोनों ही चीज़ों में विकसित होता है, प्रोज में भी ड्रामा में भी। मॉकिंग पॉलिटिकल एंड सोशल नॉर्म्स, डायरीज आ जाते हैं दोस्तों, बायोग्राफीज लिखे जाते हैं, जर्नल्स बिकम पॉपुलर। अब डायरीज, बायोग्राफीज, जर्नल्स लिखे जाते हैं, इस समय पॉपुलर हो जाते हैं। द राइज ऑफ द नॉवेल बिगेन विद द रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। दोस्तों इस एज में अब नोवेल की शुरुआत हो जाती है। राइटर्स लाइक जॉन ड्राइडन, सैमुअल बटलर, एफ्रा बेन सेट द स्टेज फॉर द 18th सेंचुरी सटायरिकल लिटरेचर, और आगे के साहित्य के लिए ये लोग एक मंच को तैयार कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण और हम चीज़ों का डिस्कस करते हैं। की प्रोज राइटर्स एंड देयर वर्क्स। जॉन बन्यान, दोस्तों अब हम रेस्टोरेशन एज में बात कर रहे हैं प्रोज राइटर्स की, जिसमें पहला नाम आता है जॉन बन्यान की। तो दोस्तों जॉन बन्यान इज नॉन फॉर हिज रिलीजियस एलोगरीज, रिलीजियस एलोगरीज के लिए जाने जाते हैं। सिंपल स्टोरी टेलिंग, साधारण कहानी कहने वाले के रूप में, और इनकी रचना है बहुत फेमस है, नाम बहुत बार पूछा गया है, द पिलग्रिम प्रोग्रेस। ये क्या है दोस्तों? अन एलिगोरिकल नोवेल अबाउट अ क्रिश्चियंस जर्नी टू सैल्वेशन। ठीक है दोस्तों, एक नॉवेल है, एलिगोरिकल नॉवेल है, याद रखिएगा। द पिलग्रिम प्रोग्रेस, रचनाकार जॉन बन्यान। फिर सैमुअल पेपीज, ही इज नॉन फॉर हिज डिटेल्ड पर्सनल डायरी दैट प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ रेस्टोरेशन इंग्लैंड।
दोस्तों ये डायरी लिखने के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो मेजर वर्क है द डायरी ऑफ सैमुअल पेप्सी कवर्स इवेंट लाइक द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666 एंड द प्लेग ऑफ 1665। द डायरी ऑफ सैमुअल पेप्सी, याद रखिएगा ये डायरी रचनाकार थे। जॉन लॉक, याद रखिए दोस्तों। अगर परीक्षा में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि कौन से राइटर किस पर्टिकुलर एज के हैं, जैसे जॉन लॉक किस एज के राइटर है, तो रेस्टोरेशन एज के राइटर है। ही इज नॉन फॉर हिज पॉलिटिकल और फिलोसफिकल प्रोज, मेजर वर्क्स ऑन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इनकी एसे है। अफ्रा बेन की एसे, सी इज नॉन फॉर द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल राइटर, पायनियर ऑफ द नोबेल, पायनियर ऑफ द नोबेल, इनकी नोबेल अर्नोको, ठीक है दोस्तों, अर्नोको ऑन अर्ली नोबेल क्रिटिसाइजिंग स्लेवरी एंड कॉलोनिज्म। अर्नोको नाम दोस्तों याद रखिएगा, ये अफ्रा बेन इसके रचनाकार हैं। दोस्तों अब हम रेस्टोरेशन एज का जो सटायरिकल राइटर्स थे उनकी जो रचनाएं हैं उसका डिस्कशन करेंगे। सटायर वाज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म इन द रेस्टोरेशन एज, यूज्ड टू क्रिटिसाइज पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड ह्यूमन फॉली। दोस्तों सटायर का प्रयोग राजनीति, समाज या मानवीय भूलों का आलोचना करने के लिए किया जाता था। विद द रिटर्न ऑफ किंग चार्ल्स II, लिटरेचर बिकम मोर सिनिकल, विटी एंड शार्प, reflecting the corruption and extravagance of the era. Key features of Restoration satire. Satire mocked Puritan for their strictness and the aristocracy. Satire का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्यूरिटन्स का उपहास करने के लिए किया गया। Writers expose double standards in morality. जो मोरालिटी में डबल स्टैंडर्ड थे उसका एक्सपोज करते हैं। रिलीजन एंड जेंडर रोल्स, writer imitated the grand style of epics to mock tribal subjects. Satire rallied on clear dialogues, irony and sharp wit. Satire targeted political leaders, the monarchy and the corruption. Satires टारगेट करके लिखे जाते थे पॉलिटिकल लीडर्स को, मोनार्की को और करप्शन को, ठीक है दोस्तों। इम्पैक्ट ऑफ रेस्टोरेशन सटायर, इन्फ्लुएंस 18th सेंचुरी सटायरिस्ट लाइक जोनाथन स्विफ्ट। दोस्तों ये जो सटायरिस्ट थे आने वाले सटायरिस्ट को भी काफ़ी प्रभावित करते हैं, जिसमें जोनाथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप को प्रभावित होते हैं। दे हेल्प्ड शेप मॉडर्न पॉलिटिकल सटायर एंड जर्नलिज्म। वो जो मॉडर्न सटायर्स आते हैं या जर्नलिज्म आते हैं उनका ये न्यू तैयार कर देते हैं। एक्सपोज द फ्लॉज ऑफ सोसाइटी थ्रू द ह्यूमर एंड विट, और जो फ्लॉज थे सोसाइटी को उसको ह्यूमर और विट के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। सटायर इन रेस्टोरेशन एज वाज अ पावरफुल टूल फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म। मतलब यदि राजनीतिक या सामाजिक आलोचना करना हो तो सटायर एक महत्वपूर्ण टूल था, पावरफुल टूल था। मेकिंग लिटरेचर राइटर शार्पर एंड मोर इंटरटेनिंग। राइटर लाइक ड्राइडेन, बटलर एंड वाइचरली क्रिएटेड वर्क्स दैट रिमेन क्लासिक्स ऑफ इंग्लिश सटायर। तो दोस्तों ये सटायरिस्ट के नाम थे, एक और नाम यहाँ पे जुड़ गया वाइचरली का। दोस्तों अब कुछ हम वन लाइनर एग्जाम पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे द रेस्टोरेशन एज बिगन विद द रिटर्न ऑफ किंग चार्ल्स II टू द इंग्लिश थ्रोन। तो किंग चार्ल्स II की वापसी से रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत होती है। जॉन ड्राइडन इज कॉल्ड द फादर ऑफ रेस्टोरेशन सटायर एंड द फादर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी। तो दो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थिएटर्स वेर रीओपन इन 1660 एंड द वीमेन वेर अलाउड टू एक्ट ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों 1660 में फिर से थिएटर्स को शुरू कर दिया जाता है और महिलाओं को पहली बार स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए मौका दिया जाता है। और याद रखिए दोस्तों जो थिएटर्स को बैन किया गया था वो 1642 में किया गया था बाय द प्यूरिटन्स। रेस्टोरेशन कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर्स satirized aristocratic society, hypocrisy and gender roles. William Congreve, The Way of the World is a masterpiece of restoration comedy. The Way of the World बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है विलियम कॉन्ग्रीव का, याद रखिएगा। जॉन ड्राइडेंस All for Love is a heroic tragedy based on एंटोनी एंड क्लीपेट्रा। याद रखिएगा दोस्तों ये किस पे आधारित है। एफ्रा बेन was the first professional female playwright of England. Her famous play is The Robber. Mock epic poetry flourished
सैमुअल बटलर्स हुडीब्रास रिडिकल्ड प्यूरिटन एक्सट्रीमिज्म, याद रखिएगा सैमुअल बटलर की हुडीब्रास। जॉन ड्राइडेंस का एबोस्लम एंड अचीटोफिल इज अ पॉलिटिकल सटायर कंपेयरिंग चार्ल्स द सेकंड्स इमेज टू बाइबलिकल फिगर्स। जॉन ड्राइडेंस मैक फ्लैक्नो इज अ सटायरिकल अटैक ऑन पोएट थॉमस सैडो। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसको अटैक करते हैं जॉन ड्राइडेन, थॉमस सैडवेल को। हीरोइक कपलेट में क्या हुआ दोस्तों, राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर वाज द डोमिनेंट पोएटिक फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। रेस्टोरेशन ट्रेजेडी वाज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच क्लासिक ड्रामा, याद रखिए रेस्टोरेशन कॉमेडी फ्रेंच क्लासिक ड्रामा से इंस्पायर्ड था एंड फीचर्ड ग्रैंड थीम्स ऑफ लव एंड ऑनर। जॉन लॉक्स ऑन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग laid the foundation for the empirical philosophy. Samuel Pepys diary provides a first-hand account of Great Fire of London and Plague. जॉन बनियान्स की रचना है द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज ए एलिगोरिकल नोवेल अबाउट क्रिश्चियन सेलिब्रेशन। जॉन बनियान की रचना दोस्तों याद रखिएगा पिलग्रिम प्रोग्रेस। द पीरियड सॉ द राइज ऑफ जर्नलिज्म पेरिडिकल्स पेविंग द वे फॉर मॉडर्न प्रोज राइटिंग। Nathaniel Lee's The Rival Queens, a famous heroic tragedy about Alexander the Great. The Restoration theatres reflects aestheticism, realism and react against Puritan ideas. Women writers like Ephraim gained prominence, challenging the gender norms in literature. Restoration drama used elaborated stage designs influenced by French and Italian theatres. तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स का चर्चा किए हैं। यदि आप सही से इसका नोट्स बनाते हैं, एक दो बार रिवाइज करते हैं, तो आपके परीक्षा में इससे सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे और उन सवालों को आप बहुत ही आसानी से हल कर पाइएगा। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द